नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी पैट की जो हमारी मैराथन चल रही है ठीक दोपहर 1 बजे, उसकी अगली श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको याद है कि एक मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम 51वां क्वेश्चन आज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक आपका पेपर है हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करा सकें जो शायद आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है, ताकि अगर इन केस मैं जो आपको लिखाऊंगा वो भी आपके काम आ सके, है ना। ये तो मैं बताऊंगा, इसके अलावा आपको और रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते रहूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि जो क्षेत्रफल में यानी कि एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्या वो गाजियाबाद है? नहीं दोस्तों, गाजियाबाद नहीं है। प्रयागराज भी नहीं है। अयोध्या भी नहीं है, ठीक है। तो जो लखीमपुर खीरी है हमारा, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रयागराज हमारा नंबर 1 पर है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रयागराज हमारा जनसंख्या के लिए है। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि इनके हिसाब से पूछ ले या क्रम पूछ ले सही, तो आपको पता होना चाहिए। तो जनसंख्या की अगर हम मामले में बात करेंगे तो प्रयागराज जो है वो हमारा प्रथम स्थान पर है और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के है। अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, आप कभी भी यूपी के जो 75 जिले हैं, है ना, 75 जिले हैं, आपको पता है 75 जिले हैं यूपी में, है ना। तो लखीमपुर खीरी आप लिखोगे तो सबसे बड़ा ही लिखा जाएगा, है ना। जैसे आप लिखने जाओगे तो लखीमपुर खीरी कितना बड़ा है, तो जब वो देखने में बड़ा लग रहा है तो जिला भी सबसे बड़ा ही है। और प्रयागराज के लिए सबसे आसान तरीका है सबसे पॉपुलेटेड शहर याद करने का। आपको पता है प्रयागराज में क्या होता है, संगम होता है। तो जहाँ पे संगम होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी ना भाई, बड़े हो समझो। तो इसलिए प्रयागराज जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, ठीक है। बहुत सारे लोग कानपुर लगा देते हैं, तो नहीं, कानपुर नहीं है। हमारा प्रयागराज जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, लखीमपुर खीरी के बारे में जान लीजिए। इसका 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यहाँ पर ही आपको पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी लखीमपुर खीरी में ही है, ठीक है। और यूपी का सर्वाधिक बड़ा जिला है किसमें, क्षेत्रफल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इलाहाबाद किला बनवाया था। दोस्तों, क्वेश्चन है किस शासक ने इलाहाबाद किला बनवाया था। साथियों, एक क्वेश्चन अभी यूपी SSS में पूछा गया था कि जो इलाहाबाद है, अब जिसका नाम प्रयागराज हो गया है ना, हम सभी जानते हैं। तो जो प्रयाग है इसका नाम बदल के पहले इलाहाबाद किसने रखा था। ये किसी यूपी SSS के एग्जाम में आया था, तो वो अकबर ने ही रखा था। और इसका भी उत्तर दोस्तों अकबर ही है, ठीक है। जो इलाहाबाद का किला है वो अकबर ने ही बनवाया था और ये कहते हैं कि 1583 में इसका निर्माण हुआ था। गंगा यमुना संगम तट पर यह है और ब्रिटिश काल में ये एक सैन्य छावनी भी था, ठीक है। छावनी तो समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे उनका सैन्य रहती थी, सैनिक रहते थे इलाहाबाद में, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में सबसे मुख्य सैन्य छावनियों में से एक था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध परपाटी का प्रसिद्ध स्थल सांची कहाँ पर है। आपसे पूछ रहा है कि जो सांची है वो कहाँ पर है। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या वो उत्तर प्रदेश है? नहीं दोस्तों। क्या बिहार है? नहीं। क्या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है? तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन होंगे, बिहार को टिक कर आएंगे, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। राजस्थान भी नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। तो जो बौद्ध परपाटी का प्रसिद्ध स्थल सांची है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अशोक ने बनवाया था। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अशोक के पिता का नाम क्या था, ठीक है। क्या चंद्रगुप्त था? या आप मुझे बताना, ठीक है, या नहीं बताना है तो अपना नोट करके रख लेना। वैसे मुझे नहीं लगता किसी पेपर में ये पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ना, इतिहास पढ़ रहा हो। तो यूनेस्को विश्व धरोहर है ये और बौद्ध स्तूपा तोरणद्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ये उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। क्या हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी। देखो, हिंदी जो है वो प्रथम राजभाषा थी भारत की, लेकिन उर्दू भी अब राजभाषा है। और ये कब हुई थी, ये एक क्वेश्चन अभी जल्दी में ही एक यूपी SSS के शायद किसी एग्ज़ाम में आया था, या यूपी के किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उर्दू है उसको कब राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वो सन आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान अनुमति देता है कि कोई भी अपनी राजभाषा रख सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार किस राज्य से प्रकाशित होते हैं। क्या वो बिहार से होते हैं, क्या राजस्थान से, या मध्य प्रदेश से। नहीं दोस्तों, ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और दैनिक जागरण कहाँ से, झांसी और अमर उजाला आगरा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछ रहा है भारत का पहला आईआईटी किस शहर में स्थापित हुआ था। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला आईआईटी किस शहर में स्थापित हुआ था। तो क्या वो कानपुर में? नहीं दोस्तों। क्या वो मुंबई में? नहीं। क्या दिल्ली में हो सकता है? आप बताओ। नहीं दोस्तों, पहला हमारा हुआ था वो खड़गपुर में हुआ था। खड़गपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और पश्चिम बंगाल में है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल। और आईआईटी प्रणाली की शुरुआत यहीं से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आप एक बार ध्यान देना, राज्य पक्षी पूछ रहा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, हम जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये नहीं है, ठीक है। सारस क्या है? जी हाँ दोस्तों, सारस ही इसका सही उत्तर है। हुदहुद नहीं है, बया नहीं है। तो इसका जो राज्य पक्षी है वो हमारा सारस है, और जो मोर है वो कौन सा है? वो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारस होता है वो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, और ऐसा कहा जाता है कि प्रेम की प्रतीक इसको माना जाता है, और यूपी में ही ये सर्वाधिक संख्या में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। आपके पास एक क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। क्या तुलसीदास जी ने करी थी? क्या सूरदास जी ने करी थी? क्या कबीरदास जी ने करी थी? या रहीम जी ने? तो इसका दोस्तों उत्तर है तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाषा में ये है, ठीक है, ये किस भाषा में है रामचरितमानस। तो ये अपने लिए एक बार आप ध्यान से देख के रखना इसका आंसर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये अवधी भाषा में है, ठीक है। इसके अलावा ये भक्ति काल की महान कृति इसको माना जाता है, रामचरितमानस को। और अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। ये तो आप बिना देखे ही ऐसे टिक कर दोगे, है ना। वाराणसी में तो नहीं होता है, कहाँ होता है? प्रयागराज में ही होता है। इतने सरल क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी पूछ लेता है, और मैं आपके लिए बता के चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका उत्तर जैसे कि मैंने बताया प्रयागराज है, और प्रयागराज में संगम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। यहाँ पे भारत पूछ रहा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस आप देख लिया करो, आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा है या भारत लिखा है। पहला सिर्फ पढ़ के ऐसे टिक नहीं लगाना होता, पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। तो वो क्या आज है? नहीं दोस्तों, आज नहीं है। इसका सही उत्तर है उद्दंड मातरम। देखिए, ये 1826 में प्रकाशन शुरू हुआ था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने इसकी शुरुआत करी थी, और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या पूछ रहा है ना, हिंदी का पहला पत्र समाचार आपसे पूछ रहा है, और भारत का पहला, हिंदी का नहीं, पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ नीचे बताओगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। देखिए, यही क्वेश्चन आ गया है, अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था। सबसे बड़ा तो आपको पता है कौन सा है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, मैंने बताया था ना, ठीक है। अब ये यहाँ पूछ रहा है, ये लखीमपुर खीरी, ठीक है। और सबसे छोटा ज़िला आपसे पूछा है, तो सबसे छोटा ज़िला हमारा हापुड़ है। देखो, बहुत आसान है मतलब याद करना। आप ये ऐसे समझो, देखो, अगर आप यूपी की 75 ज़िले हैं, ठीक है, हम सबको पता है, मैं आपको आज याद करा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं। तो 75 ज़िले में अगर आप लखीमपुर खीरी लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे? लखीमपुर खीरी। खूब बड़ा लिखा जा रहा है ना, ये तो बड़ा लिखा जा रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया। और ये देखो, हापुड़ तो कितना है, बस हापुड़ जरा सा लिख दिया, तो ये हापुड़ जो हो गया वो हमारा सबसे छोटा ज़िला हो गया, ठीक है। बागपत नहीं, संत कबीरनगर नहीं, कासगंज नहीं। तो 1912 में कहते हैं इसको ज़िला बनाया गया था, और क्षेत्रफल में लगभग ये 660 वर्ग किलोमीटर है, और ये मेरठ मंडल में आता है। मंडल भी आप याद कर लेना, क्योंकि देखो, मंडल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपी SSSC ने लगातार अपने जो भी स्टेट के एग्ज़ाम कराए हैं उसमें मंडल से लगातार पूछे हैं। जैसे बरेली मंडल से क्वेश्चन अभी आया था जूनियर असिस्टेंट में, और इसके अलावा मेरठ मंडल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ा मेरठ मंडल कौन सा है दोस्तों? मेरठ ही है, ठीक है, याद रखना, है ना। तो इसके अलावा आपसे कानपुर मंडल भी पूछ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं। लखनऊ मंडल, ठीक है, लखनऊ मंडल हो गया। इसके अलावा ऐसे और भी हैं, ठीक है। एक ये मंडल और एक ओडीओपी याद रखना। इसके भी ओडीओपी पता है आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि उस शहर के सबसे ज़्यादा
मतलब कौन सी चीज़ फेमस है, या अगर आप उस शहर को याद करते हैं तो उस चीज़ को कैसे याद करते हैं। जैसे मैं कानपुर की बात करूं, आगरा की बात करूं, तो वहाँ का चमड़ा उद्योग जो है वो वहाँ की ओडीओपी है। बरेली लिखा है, बरेली का क्या फेमस है, बरेली का सुरमा कहते हैं, तो वो फेमस है, ओडीओपी है। या जरदोजी है ना, वो भी। जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये आपसे यूपी ट्रिपल एस सी लगातार कई सारे एग्जाम में पूछ रहा है। आप मुझसे बोलोगे तो मैं इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तो मैराथन है, इन सबको करने के लिए हमको पूरी क्लास प्रॉपर बनानी पड़ेगी, है ना, तभी हम कर पाएंगे। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनकी कौन सी रचना सबसे प्रसिद्ध है? क्या वो झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, गोदान या निर्मला? तो गोदान तो इनकी नहीं है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की है। सरोजिनी नायडू भी नहीं। तो झांसी की रानी, आपने वो कविता सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जो कविता थी वो सुमित्रा कुमारी चौहान जी की ही थी। तो जैसे कि लिखा है ना, झांसी की रानी, और वीर रस की कविता है ये, आपको पता है ना, इसको पढ़ के खूब वीर की भावना आती है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम सभी ने बचपन में पढ़ाई है। तो वो जो कविता थी, वो जो रचना थी वो सुमित्रा कुमारी चौहान जी की थी, तो इसको याद रखिएगा। और स्वतंत्रता आंदोलन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में, 425 नहीं है, 390 नहीं है, क्या 412 है? नहीं, 403 दोस्तों, जो यूपी की विधानसभा में कुल सीटें हैं। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं लगभग। और हाँ, भारत की लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा कभी भी राज्य में नहीं होती है, ये हमेशा केंद्र में होती है, ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं या मुझे बताना, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, अपने प्यारे देश भारत की। तो इसमें ये जो कितनी सीटें हैं आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपसे किसी एग्ज़ाम में पूछी जाएँ। अगर आप तैयारी करते हो तो कोई भी आपसे पूछ लेगा ना ये चीज़ें, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लखनऊ विधानसभा भवन, जैसा कि आपको पता है लखनऊ में है, यूपी की विधानसभा, है ना। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल एस से कई बार पूछ चुका है शायद, या नहीं भी पूछा है, तो ये क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो बोधगया में नहीं है, लुम्बिनी में नहीं है, कुशीनगर में नहीं है, इसका सही उत्तर है सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो ज्ञान था, यानी कि जो पहला उपदेश था, माफ़ी चाहूँगा ज्ञान नहीं, जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और ये सारनाथ कहाँ है दोस्तों? ये वाराणसी के पास पड़ता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसको धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, इस क्रिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और यहीं पर ही, हाँ ये याद रखिएगा, सारनाथ में ही धमेक स्तूप भी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपको अभी मैंने पक्षी पूछा, अभी आपको पशु बताना है। क्या बाघ है? नहीं दोस्तों, बाघ नहीं है। हाथी तो है ही नहीं, हमको पता है। गेंडा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बारहसिंगा। जो बारहसिंगा है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और जो बारहसिंगा, दलदली बारहसिंगा होता है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये केवल भारत में ही पाया जाता है, ऐसा इसको कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। और विलुप्त प्राय प्रजाति इसको कहा जाता है, लेकिन सरकार काफ़ी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में है? तो लखनऊ में नहीं है दोस्तों, ये कानपुर में है, ठीक है। लखनऊ मत लगा देना कहीं, आप ग्रीन पार्क स्टेडियम समझ के लगा दो। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जैसा कि आपको पता है ये, ठीक है। और इसमें 1957 में भारत पाक मैच भी हुआ था। और उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मैदान इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत ही है, क्योंकि पूरे भारत में मनाया जाता है। ये टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया है, सिर्फ उसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं लिखना चाहिए था, शायद उत्तर प्रदेश का जीके बना रहा होगा तो लिख दिया होगा। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश तो है ही, क्योंकि ये भारत, पूरे भारत में मनाया जाता है ना, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तो नहीं मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये किनके याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी जो थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और भारत के एक किसान नेता भी थे, तो उनकी याद में हम इसको मनाते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपको पता है भारत रत्न अभी हाल ही में किन किन को दिया गया है? जिसमें स्वामीनाथन भी हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह भी हैं। और ये आपको भारत रत्न है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। तो जो खेल अवार्ड है, ठीक है, खेल अवार्ड हैं, भारत रत्न है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ देना। मैं इनके लिए एक मैराथन लाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, लेकिन अभी आप पढ़ के रखना, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी।
तो इसका सही उत्तर है 1866 में। दोस्तों आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद है ना, ये पहले इलाहाबाद में इसका नहीं था, ये पहले कहीं और था, इसको ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। वो ज़िला कौन सा था वो आप मुझे बताओगे, यानी कि जो मतलब यूपी का जो हाई कोर्ट है वो किसी और ज़िले में था, इसको ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद लाया गया था। तो ये कहाँ पर था ये आप मुझे बताना, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इसे कहा जाता है, इसकी खंडपीठ लखनऊ है और ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसकी जो लंबाई हुई है वो 594 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। और जैसा कि ये मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ऐसे कहा जा रहा है कि ये होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी इसका निर्माण कार्य प्रगति पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है इसका राजकीय वृक्ष कौन सा है। हमने अभी तक राजकीय पक्षी पढ़ लिया, पशु भी पढ़ लिया और अब बारी है वृक्ष की। देखो ये वाला क्वेश्चन शायद आपसे पूछ ले, क्या पीपल है? नहीं दोस्तों। क्या आम है? नहीं दोस्तों। नीम? नहीं। इसका सही उत्तर है अशोक। तो जो अशोक है वो उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का ये राजकीय वृक्ष है, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत्युंजय उपन्यास किसकी रचना है? आपको बताना है मृत्युंजय उपन्यास किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी सावंत। देखिए कर्ण पर आधारित है ये और मराठी भाषा की कृति है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को साइकिल नगरी भी कहा जाता है? क्या मेरठ? नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों कानपुर। देखो कानपुर, और देखो मैं आपको कुछ शहर बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। एक तो हमारा कानपुर हो गया, बल्कि इसको तो बाद में रखेंगे, प्रयागराज से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाराणसी से लेके जैसे घाट हैं वाराणसी में, है ना, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुरू करी हैं वाराणसी से। तो इनसे रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ लेना। मैं कोशिश करूँगा, आप चिंता मत करिए, सारे मैराथन में आगे शामिल कर सकूँ। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और भारत के मैनचेस्टर भी कानपुर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कानपुर एक ऐसा शहर है जिसमें उद्योग काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जब आपके नोएडा और ये इस तरीके के शहर नहीं बसे थे, क्योंकि बाद में बसाए गए। उससे पहले ही कानपुर अपना रुतबा रखता था, मतलब उसको भारत के मैनचेस्टर भी कहा जाता था। और इसकी ODOP मैंने आपको बताया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चमड़ा उद्योग है, ठीक है, यहाँ का। ऐसे आपका शहर क्या है ODOP आपके शहर का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनना है? और दोस्तों यही एयरपोर्ट दुनिया का नहीं, हाँ एशिया का, हम कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। आपको पता है ये आपके उत्तर प्रदेश में ही बनने वाला है। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनना है, और ये कहाँ पे बनना है? क्या लखनऊ में? नहीं दोस्तों, लखनऊ में वैसे इंटरनेशनल है, और कुशीनगर में भी नहीं। ये दोस्तों जेवर जो नोएडा है ना, नोएडा में जो जेवर जगह है वहाँ पर इसका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। और ख़ास तौर से इसको बनाया जा रहा है ताकि हम जो दिल्ली का ट्रैफिक है उसको हम, मतलब जो एयर ट्रैफिक है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकें। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है। मतलब आप सोचिए यूपी में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है। आप कभी भी जाओगे तो देखोगे कि आपको सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, और इसका निर्माण कार्य प्रगति पे, बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, और इसका सही उत्तर तो आप, मुझे पता है, बहुत आसानी से बता ही दोगे, और मुझे पता है इसको आप आँख बंद करके कुंभ मेला ही लगाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, कुंभ मेला है। अच्छा, और भी कुछ मेले हैं, ठीक है, जैसे पशु मेले होते हैं यूपी में, ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको इससे बताते जा रहा हूँ ताकि आपके पास बुक हो तो आप इनको पढ़ते रहें, ताकि सिर्फ मैराथन पे भरोसा मत करिए। मैराथन आपको एक बूस्ट देने के लिए होती है। आप ये मत समझिए कि मैराथन सब कुछ करा देगी। मैराथन आप बैठे हो, आपको एनर्जी को समझ लो एक बूस्ट की तरह है ये, कि आपकी एनर्जी को बढ़ा दे, आपके रिवीजन को बढ़ा दे। लेकिन मैं मैराथन करा रहा हूँ तब भी मैं आपको सच्चाई बोलूँगा कि मैराथन सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो आप बुक से पढ़ दोगे वो मैराथन से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये प्रयागराज में होता है और 12 साल में होता है। आपको पता है ना, 12 साल में एक बार होता है। अभी कुंभ होके गया है, और आपको पता है ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। जो गोदान उपन्यास है वो किसकी है? मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे प्रेमचंद जी हैं उनका गोदान उपन्यास है, और ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों काफ़ी अच्छा उपन्यास है, हमने भी बचपन से ही मतलब अपनी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। गोदान है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये ग्रामीण जीवन का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी
ये तो चलो ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना। आप सभी को पता होगा पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है। हाँ, मैंने लिखा है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था हमारा। और तभी से ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, तभी से ही हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है। क्या चंद्रभानु गुप्ता जी थे? नहीं दोस्तों। कमलानाथ त्रिपाठी भी नहीं थे, मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं थे। और इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत जी। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। और इन्हीं के ही नाम पर आपको पता है शायद पंतनगर की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो मेरे एग्रीकल्चर वाले साथी होंगे अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो शायद इन्हीं के नाम पे ही है ना, शायद पंतनगर में, एक बार देख लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को ये मुख्यमंत्री बने थे। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। दोस्तों भारत रत्न और खेल पुरस्कार और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन आप भी देख लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपसे यूपी SSSC पैट पूछेगा ही, खास तौर से यूपी के जितने भी एक बार देख लेना। और हाँ, गगनयान मिशन ज़रूर देख लेना दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, आपको पता है गगनयान अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। और जो हमारे शुक्ला जी हैं वो गगनयान मिशन में भी शामिल हैं। और आपको पता है अभी स्पेस में भी होके आए हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी दोनों भी मिले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। आपको पता होगा गगनयान क्या है। इसमें भारत अंतरिक्ष में, ठीक है, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अपने देश के लोग हैं, उनको खुद भेजने वाला है। देखो भारत के शुभांशु शुक्ला जी जा चुके हैं, राकेश शर्मा भी जा चुके हैं, मगर भारत ने अभी तक उन्हें खुद अपने आप नहीं भेजा है। वो किसी न किसी और देश के अन्य की सहायता से पहुँचे हैं। तो जो गगनयान मिशन है, जो इसरो का, हमारे इसरो का जो मिशन है, इसमें भारत खुद अपनी टेक्नोलॉजी से खुद उनको वहाँ भेजेगा, ठीक है, सफलतापूर्वक। तो इसलिए गगनयान मिशन बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये शायद जल्दी में ही होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ गगनयान। और ये पता है यूपी से इसका बहुत रिलेट है। आपको मैं बताऊंगा यूपी के इसमें कई लोग हैं गगनयान मिशन में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ गगनयान आप पढ़ लेना, बाकी तो मैं हूँ, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमको पता है गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा इनका योगदान रहा था। तो अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग अब कहते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है नीति आयोग हम कहते हैं ना, जिसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग क्या है दोस्तों? ये वही है योजना आयोग, जिसका नाम बदल के अब नीति आयोग रखा गया है। क्या 1947 में बना था, 1950 में, 1951 या फिर 1965? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1950 में नीति आयोग बना था। और अब इसका नाम योजना आयोग है। और ये कब से है? ये डेट याद रखना, 15 मार्च 1950 को ये आयोग बना था। और उसके बाद इसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो 2015 में दोस्तों इसको नीति आयोग में बदला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों हमने आपको बताया था जो GT रोड है, ठीक है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था पिछले मैराथन में, अगर नहीं देखा तो आप पढ़ लेना। और कहाँ से कहाँ को जोड़ती है ये भी मैंने बताया था, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। तो GT जो रोड है वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। और इनका मकबरा कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो लखनऊ, सासाराम, दिल्ली या आगरा? तो दोस्तों इनका सासाराम बिहार में। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का संबंध बिहार से ही है, इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो थे वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो मुग़ल शासक था, ठीक है, उसको इन्होंने ही यहाँ से इंडिया से भगाया था। हाँ, अगर शेरशाह सूरी मुझे उनकी लेकिन मृत्यु हो गई थी जल्दी, शायद 4 या 5 साल ही शासन कर पाए होंगे भारत में हुमायूं को हराने के बाद, एक बार देख लेना। तो इन्होंने हुमायूं को भगा दिया था। और हुमायूं तभी आ पाए जब ये यहाँ से शेरशाह सूरी चले गए इस दुनिया से। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर शेरशाह सूरी सारा लंबे समय तक और रुक जाते तो शायद हमें मुग़ल वंश देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। उन्होंने रुपया और दाम की मुद्रा भी प्रचलित की। हुमायूं को हराकर ही वो दिल्ली के शासक बने थे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? ये दोबारा लिख गया है, माफ़ी चाहूँगा, इसको मत पढ़ना अभी, मैंने आपको बता दिया था जो बारहसिंगा है वो यूपी का राजकीय पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 1952 के बीच में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, और ये याद रखिएगा, ये चुनाव भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव था। साथियों, आपको पता है कि भारत को आज़ादी 1947 में बनी थी, लेकिन जो हमारे चुनाव हैं वो उसके बाद ही हुए थे और ये पहला भारत का आम चुनाव था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भारी मत से बहुमत जीत हासिल करी थी और जैसा कि हमको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो कि बने थे। इसके अलावा हमने जाना कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप 8th क्लास के बच्चे से भी जाओगे ना तो उसके बुक में भी मिल जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है तो अपने आप से सवाल पूछेगा कि आप सिर्फ भारतीय कहलाते हो या आप दिल से भारतीय हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली पता होना चाहिए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये जो कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, पहले लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा की हमने बात करी है, आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी के पहले महिला मुख्यमंत्री, यूपी की पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहली राज्यपाल, ये सारी चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एग्ज़ाम में ही मिले, है ना, ज़रूरी तो है नहीं, बट ये जो बेसिक है, अगर आप इंडिया में रहते हो, यूपी में रहते हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कल को अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा तैयारी कर रहे हो और कोई मिल गया आपको कि ये बता दो यूपी के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी या पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या जवाब दोगे? चलो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ होता है? आपके लिए प्रश्न है कि यूपी में ताज महोत्सव कहाँ होता है? क्या वो वाराणसी में होता है? क्या वो प्रयागराज में होता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आगरा। तो हमारा ताज कहाँ है? ताज आगरा में ही तो है। तो जो ताज महोत्सव है उससे याद रखना, और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोस्तों प्रदर्शित होते हैं और ताजमहल के पृष्ठभूमि में ये एक प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो ताज महोत्सव है वो कहाँ होता है? ताज नगरी में होता है। और ताज कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, और 8वां अजूबा भी है अपना ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? साथियों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज प्रणाली किस सन में हुई थी। पिछले मैराथन में आप देखना एक बार, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था कि किस सन में ये शुरुआत हुई थी। अभी मैंने आपसे पूछा है कि पहला राज्य कौन सा था जिसमें लागू हुई थी, तो क्या उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, महाराष्ट्र नहीं, बिहार नहीं। तो दोस्तों जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1969 में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 1959 में, ठीक है, 1969 नहीं है, 1959 में नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और ये कौन सी, हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि यूपी का शायद 2019 100% श्योर नहीं हूँ फिलहाल, मैंने किसी पेपर में देखा था, नहीं देखा तो पता नहीं कि किस समिति की सिफारिश पे लागू हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी दोस्तों, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की भारत सरकार को, और इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। और इसकी शुरुआत वो कहाँ से करेंगे? उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि राजस्थान से लागू करेंगे। आप उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा, बाद में अन्य राज्यों में भी अपनाया गया। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी अयोध्या से बहती है? ये भी दोस्तों आपको देखने में सरल लग रहा होगा, लेकिन ये भी एग्ज़ाम में आया है कि अयोध्या से कौन सी नदी होकर बहती है। तो सरयू नदी दोस्तों जो है वो अयोध्या से होकर गुजरती है। और आपने काफ़ी सारे गानों में सरयू नदी का जिक्र सुना होगा, या फिर अयोध्या की जब बात आती है तो पवित्र नदी सरयू का नाम लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो यमुना है वो कहाँ से जाती है? आगरा से जाती है। ठीक है, गोमती नदी गोरखपुर से जाती है क्या? एक बार बताना मुझे। वरुणा नदी आप बताना कहाँ से जाती है। तो जो घाघरा सरयू नदी है वो सरयू नदी को अयोध्या का जीवन माना जाता है, और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से दोस्तों होता है, और ये गंगा की ही सहायक नदी है। मैं आपको पिछली बार बताया था कि यूपी की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा कवर करती है? गंगा, हमारी माँ गंगा ही कवर करती है। और यूपी के बदायूं जिला दोस्तों जो है वहाँ पर ये सबसे बड़ी नदी हो जाती हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछली बार छोड़ा था, आपने शायद ढूंढ नहीं पाए थे, किसी ने भी कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बदायूं है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सबसे कम कहाँ बढ़ता है, ये मैं अगले क्वेश्चन आपके लिए, अगले मैराथन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे बताओगे अगले जब तक मैराथन लाता हूँ कि यूपी की जो सबसे छोटा कौन सा शहर है जहाँ पे गंगा सबसे कम बहती हैं, और यूपी के कितने जिलों में गंगा होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा है कि गुप्त वंश जो था उसकी राजधानी कौन सी थी? क्या पाटलिपुत्र था दोस्तों? क्या उज्जैन,
या फिर प्रयाग या कन्नौज। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र का हमारा क्षेत्र है, जिसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने एक दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो बनाई हुई है गुप्त वंश की, अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं आपको लिंक में दे दूंगा। तो गुप्त वंश जो था वो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और समुद्रगुप्त भी हाँ शायद इसी वंश के थे, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त जैसे कि मैंने बताया भारत का नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, आप समझ रहे हैं, समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, या फिर स्टैटिट्यूड का हमारा दूसरा चैनल भी है, ये तो स्टैटिट्यूड यूपी है जिसमें हम यूपी के एग्जाम्स की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा स्टैटिट्यूड जो मुख्य चैनल है, वहाँ पे हम बहुत से राजाओं की वीडियो, जो भारत का इतिहास है जैसे खो गया है, लोग भूलते जा रहे हैं, वो वीडियोज़ हम वहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि हम बता सकें कि भारत कितना महान रहा है। लोग अक्सर उस इतिहास को भूल गए हैं, तो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो वहाँ पे भी हमने समुद्रगुप्त की बात करी है, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों, फिर से आ गया, माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन को आप मत करिएगा, आपको पता ही है, ठीक है, सारस। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारियल विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत में नारियल विकास बोर्ड कहाँ पर है। क्या वो चेन्नई में है, क्या वो कोची में है, मुंबई में है, या फिर तिरुवनंतपुरम में है। दोस्तों ये जो है वो कोची में है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नारियल उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सहयोग देने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अच्छा, आपको बताना है कि जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, आपको पता है, यूपी में ही है। ये किस ज़िले में है। बहुत से बच्चे जिनको एग्रीकल्चर पढ़ रखी होगी वो तो बता देंगे। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर के ही नहीं है, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर से पूछे हुए थे। अच्छा, गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, ये आप मुझे बताना, ठीक है। गन्ना अनुसंधान, ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो यूपी से है, और कुछ भरोसा नहीं है कि आपसे पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। एक है IBRI यूपी में कहाँ पर है। CARI ये कहाँ पर है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं साथियों, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। मतलब बताना नहीं है तो मत बताइए, लेकिन ये क्वेश्चंस आप ढूंढ के रखना। देखो IBRI अभी ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। IBRI एक बार देख लेना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ शायद वर्षगांठ या कुछ ऐसा पूरा हुआ है, या फिर कोई दीक्षांत समारोह था जिसमें काफ़ी सारी योजनाओं का नाम लिया गया है, मुख्यमंत्री भी आए थे, तो आप एक बार देख लेना। हाँ, राष्ट्रपति भी आए थे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद पूछ ले। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। 403 सीटें, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है। क्या राजा राम मोहन राय ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, या महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना करी थी, किसकी, आर्य समाज की, ठीक है। और स्थापना कहाँ पे की थी, 1875 में मुंबई में की थी। अभी तो पूरे देश में ये फैला हुआ है। इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिंपल यही पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो एक नारा था वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था, या ऐसे पूछ सकता है कि आर्य समाज का नारा क्या था। तो आपको पता होना चाहिए सारे, इसलिए ही हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखते जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे। अगर इसका टेक्स्ट चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी statitude.in, आप वेबसाइट सर्च करिएगा गूगल पे statitude.in, जैसे statitude यूपी है ऐसी statitude.in है, वहाँ पे आपको यूपी पैट की ये PDF या फिर आपको जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। क्या वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा है, या कर्तन घाट है। तो दोस्तों इसका उत्तर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जहाँ पे बाघ, ठीक है, गैंडा और बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो ये जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा आसान है आपको याद करने का लॉजिक बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जैसे कि मैंने बताया। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने पक्षी विहार हैं, ठीक है, पक्षी विहार, कितनी रामसर साइट्स हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। ये मैं आपको कराऊंगा अगर मुझे थोड़ा सा समय मिलता है आगे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना कर दो। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी की सीमा नेपाल से लगती है। अच्छा, यूपी के कितने ज़िलों की सीमा आपको पता है कि लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर कितने राज्य शेयर करते हैं नेपाल से।
तो नेपाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर ना, आपको पता है, एक देश है। और यूपी के कितने ज़िलों की सीमा अन्य राज्यों से लगती है, जिसमें आपका दिल्ली भी है, हरियाणा से भी यूपी का बॉर्डर लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, राजस्थान से तो लगता ही है, मध्य प्रदेश से भी लगता है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप सभी को पता होने चाहिए, जो जनरली पूछ ले जाते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि यूपी का पश्चिम से ऐसा कौन सा ज़िला है जो इस ज़िले से लगता है, या फिर बिहार से निम्न में से कौन सा ज़िला बिहार से अपना साझा नहीं करता है बॉर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो आपको पता है आज़ादी के समय पहले गवर्नर जनरल थे, और भारत के अंतिम वायसराय भी थे, क्योंकि उसके बाद तो हमने ख़त्म कर दिया ना, हम आज़ाद हो गए थे। ये कब थे? जो 1947 से 1950 के बीच में शायद रहे थे, तब देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उस समय अपना संविधान भारत का बनना था, है ना। तो उस समय ये आखिरी आप कह सकते हो जो वायसराय थे, उसके बाद ख़त्म हो गया था, वायसराय कभी हुए नहीं। और इसके बाद सी राजगोपालाचार्य बने थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकनकारी के लिए फेमस है? ये देखो ओडीओपी का एक क्वेश्चन और आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप पढ़ लेना। तो दोस्तों चिकनकारी का प्रारंभिक काम होता है कढ़ाई करना, और लखनऊ का ओडीओपी है, ठीक है, ये याद रखना। मुगल काल से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये अब जीआई टैग से भी संरक्षित है। तो ऐसे बहुत से जीआई टैग भी हैं, वो भी एक बार आपको देखने होंगे। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपको बताना है। क्या 1915 में हुआ था, 1917 में, 1919 में, या 1921 में? आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप मुझे बताओ। तो दोस्तों आंसर आपके सामने था, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे गोली चलवाई थी। आपको पता है कि एक मैदान था, ठीक है, इस मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जो कि विरोध कर रहे थे भारत की आज़ादी के लिए। वहाँ पर वो थे ताकि अंग्रेज़ों से वो भारत की आज़ादी को छीन सकें, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ देने वाले तो थे नहीं आज़ादी इतने आसानी से। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, आपको पता है यहाँ पर एक कुआँ भी था। तो इसने जनरल डायर ने एक जो गेट यहाँ पे था, यहाँ पे गेट था, यहाँ पे गेट था, इसने क्या किया, सारे गेटों को बंद करवा दिया, ठीक है। और यहाँ से ये अपनी मशीनरी लेके पहुँचा, मशीनरी मतलब अपनी जो भी बंदूकें हैं लोगों को लेके, तो यहाँ पे इसने गेट पे पहुँचा, और इस गेट पे खड़े होकर इसने अपने सैनिक यहाँ पे खड़े करे, ठीक है, लाइन से, और यहाँ पे खुद खड़ा हुआ और इसने गोली चलवा दी। तो इसमें बहुत सारे लोग बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक मूवी भी आई थी अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता उस मूवी में उन्होंने सच्चाई पूरी तरीके से बताई है। तो यहाँ पे उन्होंने गोली चलाई, तो जो भी यहाँ पे लोग थे बेचारे सब को गोली लगी और वो ख़त्म हो गए। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन बेचारे कैसे बच पाते, छोटे छोटे बच्चों को गोली मारी गई। तो दोस्तों काफ़ी भयानक स्थिति थी ये, और जब हमें आज़ादी कहते हैं ना इतने आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत से लोगों का खून गया है, तब हमको ये आज़ादी मिली है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, आपको पता है, नाराज होकर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? क्या वह लखनऊ है, ललितपुर है? तो सोनभद्र जो है वो सबसे ऊंचा स्थल है, और ऊर्जा की राजधानी भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल, जो सोनभद्र है ऊर्जा की राजधानी है, आपको पता है, ठीक है। यूपी का ऊर्जा की राजधानी कौन सी है? सोनभद्र है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि ऊर्जा राजधानी यूपी के किस जिले को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर सोनभद्र है, और यहाँ कई ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। आप पूछोगे भाई इसको ऊर्जा राजधानी क्यों कहा जाता है, लखनऊ को क्यों नहीं कहते हैं ऊर्जा राजधानी, कानपुर को क्यों नहीं कहते हैं, प्रयागराज को क्यों नहीं कहते हैं? तो भाई सोनभद्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोनभद्र में काफ़ी ज़्यादा ताप विद्युत परियोजनाएँ चल रही हैं, और ये विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, जैसा कि हमको पता है, और 28 दिसंबर इसको बम्बई में, अब तो मुंबई है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और A.O. ह्यूम जो थे वो इसके प्रथम संस्थापक थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, और पहले अध्यक्ष आपको पता ही है कौन है, WC बनर्जी थे। ये क्वेश्चन शायद RO में पूछा गया था, क्या कौन थे एक बार बताना, ठीक है। ARO में शायद पूछा गया था, ये एक बार देख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फिर से ये ODOP का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कालीन उद्योग के लिए कौन सा है? तो गोरखपुर नहीं, आगरा नहीं, अलीगढ़ नहीं, हमारे गुड्डू भैया का मिर्ज़ापुर, कालीन भैया का, सॉरी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। आपको पता है कि इसे GI टैग भी मिला है, और मिर्ज़ापुर को कालीन विश्व प्रसिद्ध
यहाँ का फेमस है। यहाँ के कालीन उद्योग हज़ारों परिवारों को रोज़गार देता है। और ओडीओपी मैंने बताया ना, ओडीओपी योजना क्या है? ओडीओपी वही योजना है कि उस शहर की कोई ना कोई एक शहर है, यूपी में बहुत से शहर हैं, 75 ज़िले हैं, मिर्ज़ापुर है, भदोही है ना, लखनऊ है, प्रयागराज है, आगरा है, बदायूं है, बरेली है, रामपुर है, आपका पीलीभीत है। तो हर शहर की अपनी एक आइडेंटिटी है, उस शहर का एक फेमस चीज़ है जो उस शहर को और शहरों से अलग बनाता है। तो सरकार का मोटिव ये है कि ऐसे चीज़ों को सामने लाया जा सके ताकि लोग जान सकें, उस शहर को जान सकें। तो इसलिए ओडीओपी योजना को शुरू किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल लेवल पे जा लेके जाएंगे ताकि उस शहर को पहचान मिल सके। तो ऐसी हर ज़िले की ओडीओपी है, आप एक बार देख लेना किस ज़िले की क्या ओडीओपी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपको पता है जो अशोक स्तंभ है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया है? तो क्या नालंदा से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है, गया से लिया गया है या अजंता से लिया गया है? तो दोस्तों हम सभी को पता है सारनाथ से इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, वहीं से ही इसको लिया गया है, ठीक है। और इसमें 4 सिंह हैं, इसके नीचे धर्मचक्र अशोक चक्र भी है जो कि हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये तो मैंने आपको अच्छे से याद ही करा दिया, जहाँ पे संगम होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी और वो होगा प्रयागराज, ठीक है। और गाजीपुर नहीं है, तो प्रयागराज ही है इसका सही उत्तर। 2021 के अनुसार है दोस्तों, अभी नई जनगणना होगी तो शायद चेंज हो जाए। फिलहाल हाँ ये 2021 है, लेकिन जनगणना जो है वो 2011 की है, ठीक है। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो इलाहाबाद यहाँ पे गलत लिख गया है, इलाहाबाद होता है, ठीक है। ये टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया है। और फिलहाल अभी तो ये प्रयाग है, अब तो ये इलाहाबाद या इलाहाबाद कुछ भी नहीं है। तो प्रयागराज जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। और उसके बाद लखनऊ और गाज़ियाबाद भी शीर्ष ज़िलों में से एक है, ठीक है। मुरादाबाद भी शायद इसमें आता है। इसके बाद इसका नंबर होगा, एक बार देख लेना। और यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, आपको पता है। क्षेत्रफल में कौन सा मैंने आपको बताया था पिछली बार, और जनसंख्या में हमारा यूपी सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप सभी को पता है, बचपन से हमने पढ़ा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम था। और ये जो था महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था। अच्छा, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, क्या आपको पता है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इतना सरल क्वेश्चन है भाई, ये आप मुझे ढूंढ के रखना या फिर लिख लो, शायद पूछ रहे वाला क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड आपके आएंगे, तो देख लेना। 2 अक्टूबर 1869 में हमको पता है पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, और इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी वो भी बताना। सत्याग्रह और अहिंसा इनके प्रमुख हथियार थे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कि यूपी का ऐसा कौन सा ज़िला है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो ललितपुर है, क्या वो हमीरपुर है, क्या वो महोबा है, या फिर बस्ती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है महोबा। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और ये क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध होते हैं। आला उदल की धरती महोबा भाई, आपको पता ना, आला उदल जैसे आप पढ़ते हैं, तो ये महुमा से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमने ये 100 क्वेश्चन तो पढ़ी ही, इसके अलावा हमने इससे रिलेटेड मुझे लगता है 20-30 क्वेश्चन और पढ़ने होंगे। तो लगभग 70-80 के करीब हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। हम फिर से दोपहर 1 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। इसी तरीके से साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।